नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की बड़ी खबर। आज की इस खबर में हम चर्चा करेंगे एलआईसी आईपीओ, सरकार, निवेशकों और एलआईसी के लिए इसका क्या अर्थ है। सत्र को प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स 2022 को जो जून में होने जा रही है को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स कल यानी 27 अप्रैल से प्रारंभ किया जा रहा है। इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह क्रैश कोर्स 27 अप्रैल से भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग से प्रारंभ होगा, जिससे संबंधित कक्षाएं आप कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लाइव देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए पिछले एक साल के भारतीय राज्य व्यवस्था के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कल की कक्षा का रिमाइंडर भी सेट करें। अब हम बात कर लेते हैं आज की खबर की। लंबे समय तक चर्चा में रहने के बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एलआईसी का मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ आने को तैयार है। केंद्र सरकार ने एलआईसी में अपने 5% शेयर बेचने के लिए शेयर बाजार नियामक सेबी के पास एक मसौदा दस्तावेज भी दायर किया है। यह आईपीओ भारत सरकार द्वारा 100% ऑफर फॉर सेल है तथा इसमें सरकार की इक्विटी के 5% का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 करोड़ शेयर ऑफर पर हैं। नियामक फाइलिंग के अनुसार प्रस्ताव का 10% एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है और अन्य 5% शेयर कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में हम कुछ बेसिक बातें समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि एलआईसी क्या है, जैसे कि एलआईसी का ही आईपीओ क्यों लाया जा रहा है, इससे संबंधित कुछ अन्य बेसिक बातें क्या हैं, जैसे कि हम आईपीओ आदि के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम सबसे पहले भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी के बारे में कुछ मूलभूत बातें जानने का प्रयास करें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एलआईसी भारत सरकार के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जब संसद ने भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया, जिसने भारत में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। सरकार के स्वामित्व वाली एलआईसी बनाने के लिए 245 से अधिक बीमा कंपनियों और प्रोविडेंट सोसाइटियों का विलय किया गया था। एलआईसी के महत्व को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एलआईसी भारत का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने पर यह बाजार मूल्यांकन के मामले में देश की शीर्ष सूचीबद्ध कंपनी के रूप में उभर सकता है, जो मौजूदा कंपनियों रिलायंस और टीसीएस आदि को भी पछाड़ सकता है। इसके अलावा यह हर साल सरकारी प्रतिभूतियों और शेयर बाजारों में सबसे बड़े निवेशक के रूप में भी जाना जाता है। आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से एलआईसी औसतन हर साल शेयर बाजारों में 55,000 से 65,000 करोड़ रुपए का निवेश करती है और भारतीय शेयरों में सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरती देखी जा सकती है। एलआईसी के द्वारा कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के अलावा डिबेंचर और बॉन्ड आदि में भी भारी निवेश किया गया है। अब यदि हम आईपीओ को समझने का प्रयास करें तो आईपीओ को सामान्य तौर पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के रूप में जाना जाता है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी या सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी जैसे कि एलआईसी जनता या नए निवेशकों को शेयर देकर धन जुटाती है। आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है और स्टॉक एक्सचेंज शेयर, स्टॉक और बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के लिए एक संगठित बाजार को कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि एक आईपीओ के साथ आने के दौरान कंपनी को बाजार नियामक सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ अपना एक प्रस्ताव दस्तावेज भी दाखिल
करना होता है। प्रस्ताव दस्तावेज में कंपनी, उसके प्रमोटरों, उसकी परियोजनाओं, वित्तीय विवरण, धन जुटाने के उद्देश्य आदि के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी आदि को शामिल करती है। सेबी के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के रूप में जाना जाता है, जिसे 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था और इस रूप में यह एक वैधानिक निकाय है। इसी के साथ आपको ऑफर फॉर सेल यानी बिक्री के लिए प्रस्ताव शब्द को भी समझने की आवश्यकता है। ऑफर फॉर सेल यानी बिक्री के लिए प्रस्ताव पद्धति के तहत प्रतिभूतियों या शेयर आदि को सीधे जनता को जारी नहीं किया जाता है, अपितु बिचौलियों जैसे कि स्टॉक ब्रोकर जारी करने वाले के माध्यम से बिक्री के लिए पेश किया जाता है। ऑफर फॉर सेल के मामले में एक कंपनी बिचौलियों या दलालों को एक सहमत मूल्य पर प्रतिभूतियों आदि को बेचती है, जो इसके बदले में उन्हें निवेश करने वाली जनता को पुनर्विक्रय करते हैं। हमें इस बात को भी समझना होगा कि जब आईपीओ में निवेश किया जाता है तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के निवेशकों के द्वारा ही निवेश किया जाता है। एक आईपीओ के संदर्भ में सामान्यतः रिटेल इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स आदि के द्वारा ही निवेश किया जाता है। यदि हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIBs के बारे में जानने का प्रयास करें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि QIBs निवेशकों की एक श्रेणी है जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां और पेंशन फंड आदि को शामिल किया जाता है। यह एक प्रकार के संस्थागत निवेशक होते हैं जिन्हें आमतौर पर पूंजी बाजार में मूल्यांकन और निवेश करने के लिए विशेषज्ञता और वित्तीय क्षमता रखने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आपको खुदरा निवेशक या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में भी जानना चाहिए। वे सभी व्यक्ति जो किसी इशू आदि में 2 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं, उन्हें खुदरा निवेशक या रिटेल इन्वेस्टर्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए से अधिक का निवेश करता है तो ऐसे खुदरा निवेशक को उच्च मूल्य वाले व्यक्ति यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हमें LIC IPO के संदर्भ में सरकार के लिए इसका क्या महत्व है और स्वयं LIC के लिए इसका क्या महत्व है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि प्रस्ताव के खर्च और उस पर प्रासंगिक करों की कटौती के पश्चात सरकार इस प्रस्ताव की पूरी आय की हकदार होगी और LIC को प्रस्ताव से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। सरकार को आईपीओ से 50,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए के बीच जुटाने की उम्मीद है, जो सरकार के राजस्व में एक बड़ा बढ़ावा होगा और घाटे को कम करने में भी सहायता करेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार इसके माध्यम से विनिवेश प्राप्ति के लक्ष्य को भी प्राप्त करने की उम्मीद कर रही है, जिसे सरकार ने 2022-23 के लिए 65,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। आप इस चार्ट में भी इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 65,000 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को रखा गया है, जो इससे पहले बजट अनुमानों में वित्त वर्ष 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए रखा गया था, किंतु बाद में इसे घटाकर 78,000 करोड़ किया गया और वर्तमान में इसको 65,000 करोड़ किया गया है। यदि हम LIC के लिए इसके महत्व को समझें तो आपको ये ध्यान रखना है कि LIC के लिए शेयरों की लिस्टिंग का मतलब उच्च दृश्यता और प्रोफाइलिंग से है। इससे निवेशक स्टॉक एक्सचेंज आदि पर इसके शेयरों में सक्रिय रूप से व्यापार करने में सक्षम होंगे। इसका मतलब अधिक पारदर्शिता भी है। LIC जो अब केवल सरकार के प्रति जवाबदेह है, अब निवेशकों को भी उसे अपने निर्णयों के बारे में सूचित करना होगा और सभी मूल्य संवेदनशील सूचनाओं का भी आदान प्रदान करना होगा। संक्षेप में LIC अब निवेशकों के प्रति जवाबदेह होगी, जो आगे चलकर LIC से उच्च स्तर के कॉरपोरेट प्रशासन की भी मांग कर सकते हैं। हालांकि हमें साथ ही साथ IPO की चुनौतियों को भी समझने की आवश्यकता है।
आईपीओ सरकार के लिए अपने विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने की एक कुंजी होने जा रही है। हालांकि मेगा आईपीओ के लिए बाजार की स्थिति एक चुनौती हो सकती है। हमें ध्यान रखना होगा कि हाल के समय में मुद्रास्फीति पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय रही है और इसके संदर्भ में दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। इससे निकट भविष्य में शेयर बाजारों के भी दबाव में रहने की आशंका है। अमेरिका और अन्य विकसित बाजारों में ब्याज दरों में वृद्धि का मतलब ये होगा कि विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से, विशेष रूप से शेयर बाजारों से अपना पैसा निकालेंगे और उन्हें अमेरिकी बाजारों में निवेशित कर सकते हैं। इससे भारतीय शेयर बाजारों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे निवेश के लिए उपलब्ध धनराशि में कमी आ सकती है। हमें ध्यान रखना होगा कि चूंकि LIC IPO का आकार 50,000 करोड़ रुपए से अधिक है, इस पृष्ठभूमि में तरलता यानी धन की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण विषय होने जा रहा है। इसके अलावा निकट भविष्य में अगर शेयर बाजारों में गिरावट देखी जाती है तो सरकार को आईपीओ के शेयर मूल्यों का उच्च प्रीमियम हासिल करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे निवेशकों के लिए आईपीओ को आकर्षक बनाए जाने के संदर्भ में सरकार को कम कीमत पर ही समझौता करना पड़ सकता है, जो आईपीओ के समग्र मूल्य को और नीचे ला सकता है। हालांकि चुनौतियों के संदर्भ में ही हमें LIC IPO के प्रभाव को भी समझने की आवश्यकता है। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि LIC के ब्रांड मूल्य का अधिकतम लाभ उठाया जाए ताकि आय का सृजन हो। लिस्टिंग से LIC की दक्षता भी बढ़ेगी और इस तरीके से बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा। LIC में पारदर्शिता से LIC आगे और प्रतिस्पर्धी होगा, जिससे आगे बीमा क्षेत्र में और सुधार हो सकते हैं। इसके अलावा कम सरकारी हस्तक्षेप LIC के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए भी सकारात्मक हो सकता है। आगे चलकर यह बाजारों को भी बढ़ावा देने वाला कारक हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ निवेशकों के लिए भी इसके निहितार्थों को समझे जाने की आवश्यकता है। क्योंकि LIC IPO के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं, यही कारण है कि निवेशक भी IPO के मूल्य निर्धारण को ध्यान से देख रहे होंगे और इसके मूल्यांकन पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही होगी। मुख्य रूप से आईपीओ का भविष्य इस बात से तय होगा कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो आईपीओ में सबसे ज्यादा निवेश करेंगे, उसमें किस प्रकार की रुचि को दर्शाते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की भागीदारी से ही खुदरा निवेशकों को LIC IPO के संदर्भ में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे अंतिम रूप से LIC IPO का भविष्य तय होने जा रहा है। आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।